हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रकाशिकी के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण द्वारा परावर्तन कैसे होता है, समतल दर्पण पर अभिलंब कैसे बनाया जाता है तथा प्रतिबिंब बनाने के नियम भी पढ़ेंगे और प्रतिबिंब के गुण पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं और इसके बाद हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक कि समतल दर्पण द्वारा परावर्तन कैसे होता है। देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, सतह होती है पतली, इसके एक तल पे लाल ऑक्साइड की कलई कर दिया जाता है जिससे कि यह अपारदर्शी हो जाए। जब कोई प्रकाश किरण इस समतल दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के नियमों को फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी प्रकार समतल दर्पण द्वारा परावर्तन होता है। समतल दर्पण पर देखो अभिलंब कैसे बनाया जाता है। अभिलंब बनाने के लिए पहले हम देखेंगे प्रकाश किरण किस बिंदु पर आपतित हो रही है। ये हमारी कोई प्रकाश किरण है, ये इस बिंदु पर आपतित हो रही है। अब हम इस बिंदु पर एक इस तल से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन खींचेंगे जिसे कि हम इस तल के लिए अभिलंब कहेंगे। और ये प्रकाश किरण आपतित हुई है, ये जो कोण इस अभिलंब के साथ बनाएगी उसे आपतन कोण आई कहा जाता है तथा परावर्तन के अनुसार इसका जितना आपतन कोण होगा उसी कोण पर यह परावर्तित भी हो जाएगी, मतलब कि इस दिशा में जाएगी और जो ये कोण होगा आर, ये दोनों कोण परावर्तन के नियमानुसार बराबर होंगे, मतलब कि आई बराबर आर होगा। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। हम जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, इसके लिए हम एक, जैसे कोई समतल दर्पण है, इसके सामने हमारी कोई बिंदु वस्तु रखी गई है O। अगर इसका हमें प्रतिबिंब इस दर्पण में बनाना है तो हमारे पास दो प्रकाश किरणें होनी चाहिए। जैसे एक प्रकाश किरण मान लिया यह सीधा गई, आपतित हुई इस तल पर 90 डिग्री पर, तो यह इसी मार्ग में वापस आ जाएगी। क्यों वापस आ जाएगी? क्योंकि इसके लिए आपतन कोण जो कि ये अभिलंब से बनाती है और स्वयं अभिलंबवत आपतित हो रही है, इसलिए इसके लिए आई का मान 0 होगा और अगर आई का मान 0 है तो आर का मान भी 0 होगा, इसीलिए यह इसी पथ पर वापसी आ जाएगी। और हम दूसरी किरण लेते हैं, ये इस मार्ग पर जाती है ऐसे, इस पर इस बिंदु पर भी अभिलंब बनेगा, इसके लिए कुछ आपतन कोण आई रहा होगा और कुछ अपवर्तन कोण आर रहा होगा, दोनों के लिए आई आर बराबर रहे होंगे। ये इस दिशा में गई और इस दिशा में परावर्तित हो गई ऐसे। अगर इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो इस ओ वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। कैसे? जैसे कि ये हमारी आँख है, ये हमारी आँख हो गई। जब हमारी आँख इस आने वाली प्रकाश किरण को देखेगी तो वो सीधा देखती चले जाएगी। हमारी आँख को ये नहीं पता होता है कि प्रकाश किरण एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। वह हमारी आँख अगर किसी भी प्रकाश किरण को देखती है तो वह उसी को सीधे देखती है कि वो आ कहाँ से रही है, डायरेक्ट। हमारी आँख इधर से इधर नहीं देख सकती, पर वो इधर देख सकती है, यहाँ से आ रही है। हमारी आँख को लगेगा कि यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, जहाँ से प्रकाश किरण आती है उसे ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि कोई बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें हमारे सामने कोई वस्तु आ गई, माना ए बी कोई वस्तु है, ए बी का एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब हम इसका प्रतिबिंब अपने समतल दर्पण पर बनाना चाहते हैं। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, पहले हम ए बिंदु का प्रतिबिंब बना लेंगे। कहाँ पर बनेगा? इससे किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमारे पास ये होता है कि उसके लिए दो किरणें चाहिए। पहले हम इससे एक किरण निकालेंगे, ये दर्पण पर आपतित हुई और ऐसे परावर्तित हो गई, तथा दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई, ऐसे परावर्तित हो गई। इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, जैसे बढ़ा दिया यहाँ पे, तो इस बिंदु पर मिल जाती हैं, तो यहाँ पर हमें ए का ए डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम बी को भी दो प्रकाश किरणें लेते हैं बी से निकलती हुई, एक ये हो गई, एक दूसरी हो गई, दोनों परावर्तित होकर इसी माध्यम में वापसी आ जाती हैं।
इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं। अगर इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये बी डैश बिंदु पर मिल जाती हैं, जो कि बी का प्रतिबिंब होगा। ये वास्तविक होगा या आभासी होगा, इसको हम अभी बताते हैं। और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर जो ये प्राप्त हुआ है ए डैश बी डैश, ये ए बी का प्रतिबिंब होगा। ये कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा, इसके बारे में जानेंगे। ये वास्तविक होगा, आभासी होगा, इसके बारे में जानेंगे। ये दूरी बराबर होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जानेंगे। इन सभी को हम जानेंगे कि प्रतिबिंब के गुण कैसे होते हैं। ये रहें जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसके गुण क्या क्या होते हैं। जो जैसे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना, उसका पहला गुण होता है कि वस्तु के बराबर बनता है, सीधा होता है, आभासी होता है। वस्तु से दर्पण की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं। और उसका जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व व्युत्क्रम होता है। अब इन शब्द के हम मतलब समझ लेते हैं। जैसे लिखा वस्तु के बराबर बना, मतलब कि ये हमारा समतल दर्पण हो गया। माना ये हमारा समतल दर्पण है, इसके सामने 1 सेंटीमीटर की अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब दर्पण पर बनेगा वो भी 1 सेंटीमीटर का होगा। अगर वस्तु हमारी 2 सेंटीमीटर की रखी जाती है तो वो प्रतिबिंब जो होगा 2 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर हमारी वस्तु 3 सेंटीमीटर की कर दी जाती है तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो भी 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस प्रकार मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। दोनों के आकार में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा क्या है, सीधा। अगर हमारी वस्तु का कोई 2 भाग ले लिया, माना ये एरो वाला भाग इस ऊपर है तो इस प्रतिबिंब के लिए भी एरो वाला भाग ऊपर होगा। माना इस वस्तु के लिए जो एरो वाला भाग है वो नीचे है तो इस प्रतिबिंब के लिए एरो वाला भाग नीचे आ जाएगा। तथा इस प्रतिबिंब के लिए एरो वाला भाग अगर ऊपर है तो इसके लिए भी, मतलब इस वस्तु का एरो का भाग ऊपर था इसलिए प्रतिबिंब का एरो जो है ऊपर की ओर होगा। मतलब कि जो प्रतिबिंब होगा वस्तु जैसा ही बनेगा, सीधा बनेगा। अगर कोई आदमी पैर पर खड़ा है तो वो आईने में भी पैर पर ही खड़ा होगा, ना कि वो सर के बल खड़ा होगा। यही मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है वस्तु की अपेक्षा। आभासी होगा, मतलब कि जो प्रकाश किरणें होंगी वास्तव में दर्पण की इस प्रकार मिलेंगी नहीं, हमें उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। जैसे कि ये हमारी कोई वस्तु है, मान लिया ये ओ वस्तु है, इसका हम प्रतिबिंब किस प्रकार बनाते हैं। इससे हम 2 किरणें लेते हैं। एक ये किरण जो कि अपवर्तन के पश्चात ऐसे चली जाती है, तथा दूसरी किरण इस प्रकार लेते हैं, ये भी परावर्तन के पश्चात इधर निकल गई। यहाँ पर हमने अपवर्तन नहीं परावर्तन के पश्चात इस माध्यम में वापसी आ जाती है। ये 2 किरणें हो गई। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, जैसे ऐसे बढ़ा दिया ऐसे, तो जो इस बिंदु पर मिल रही हैं वास्तव में मिल नहीं रहे हैं, पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं। तो इस बिंदु को हम ओ का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ये किरणें, प्रकाश किरणें वास्तव में ना मिलें बल्कि किरणों को पीछे बढ़ाने पर मिलें तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे जाकर हम आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब के भी गुण पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस आप जान ले, जो प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है वो आभासी होता है, ना कि वास्तविक। अब ये हमने बताया कि वस्तु से दर्पण की दूरी तथा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी दोनों बराबर होती हैं। जैसे कि देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, देखो इस गुण को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। माना ये हमारा दर्पण है, समतल दर्पण, इससे हम 1 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखते हैं ओ, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और देखो कैसे बनेगा, जो प्रतिबिंब और वस्तु को रेखा जोड़ेगी ऐसे, वो हमेशा दर्पण पर लंब होगी। इसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर पर यहां पर भी बन सकता है, लेकिन जो प्रतिबिंब होगा और वस्तु होगी उन दोनों को जोड़ने वाली रेखा हमेशा दर्पण पर एक लंब होगी। मतलब कि ये कोण 90 डिग्री पर होगा,
ये अगर दूरी 1 सेंटीमीटर थी दर्पण से वस्तु की 1 सेंटीमीटर, तो हमारे प्रतिबिंब I1 की भी दूरी दर्पण से 1 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार अगर हमारी वस्तु इधर के अपने बाईं ओर 1 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, तो हमारा प्रतिबिंब भी इस तरफ दर्पण से विपरीत दिशा में, देखो यहाँ पर वस्तु ने विपरीत दिशा में 1 सेंटीमीटर दूरी चली, तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण से विपरीत दिशा में 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब कि अब प्रतिबिंब हमारा I2 जो है, यहाँ पर O2 वस्तु मान लिया आ गई। ये वस्तु की दूरी कितनी थी? 2 सेंटीमीटर पूरी, ये 2 सेंटीमीटर थी। हमारे प्रतिबिंब की दूरी अब कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। और जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तथा वस्तु को जोड़ने वाली रेखा हमारी दर्पण पर लंब है। इसी प्रकार यदि हमारी ये जो O वस्तु है दर्पण की ओर आधा सेंटीमीटर चलती है, तो हमारी वस्तु जो है, जो प्रतिबिंब होगा, दर्पण की ओर आधा सेंटीमीटर चलता है। इसी प्रकार हमने आपको गुण बताया कि वस्तु से दर्पण की दूरी तथा प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी दोनों आपस में बराबर होती हैं। अब हमारा लास्ट गुण है, जिसको समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे इस गुण को समझने के लिए हम एक दर्पण लेते हैं। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। इसके सामने माना ई रखी है, ई। इसका प्रतिबिंब हम किस प्रकार बनाएंगे? देखो, पहले ये बिंदु, इसका प्रतिबिंब दर्पण से मान लिया यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इस बिंदु पर बना। अब ये बिंदु लेते हैं, इसका प्रतिबिंब माना यहाँ पर बन रहा है, इस बिंदु पर। इस वाले बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा होगा। इस वाले बिंदु का, जो बिंदु दूर है दर्पण से, उसका प्रतिबिंब भी दूर बनेगा, तथा जो बिंदु नज़दीक है उसका प्रतिबिंब भी नज़दीक बनेगा। ऐसे बनेगा। अब इनको हम जोड़ देते हैं, ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये वस्तु थी तथा ये प्रतिबिंब है। देखिए, दोनों वस्तु और प्रतिबिंब एक दूसरे के विपरीत हो गए, मतलब कि वो पलट गए हैं। सीधा तो है, पर वो आपस में, अगर हमारा, जैसे कि दर्पण के सामने हम दूसरी वस्तु रख देते हैं, जैसे ये रखा C, तो C हमारा कैसा दिखाई देगा? दर्पण के इस पार। देखिए, दर्पण के C के ये जो दो बिंदु हैं दर्पण से नज़दीक हैं, तो इस तरफ भी नज़दीक होंगे। जो लास्ट वाला बिंदु है दर्पण से दूरी रखता है, इसलिए ये बिंदु भी दूरी। अगर इन बिंदुओं को हम जोड़ दें तो हमें ऐसी आकृति प्राप्त होती है, मतलब कि ये उल्ट जाते हैं, घूम जाते हैं, एक बार रोटेट हो जाते हैं अपनी एक्सिस के प्रति। इसी गुण को हम कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रम। देख लीजिए एक बार फिर से, ये वस्तु थी, इसके जो नजदीक, दर्पण के नजदीक वाले बिंदु था, उसका प्रतिबिंब नजदीक बना। जो दूर वाला बिंदु है उसका प्रतिबिंब दूर बना। इसी प्रकार इस बिंदु का प्रतिबिंब दर्पण से नजदीक, ये दूर बिंदु था, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दूर बना इस बिंदु पर, तथा यह बिंदु जो दर्पण से दूर है इसका दूर प्रतिबिंब बनेगा, तथा यह बिंदु दर्पण से नजदीक है, इसका नजदीक बनेगा। इसी प्रकार इन बिंदुओं को हम जोड़ देंगे तो हमें इसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि इससे पार्श्व व्युत्क्रमित होगा, मतलब कि घूमा हुआ होगा। अगर हम अपने आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में दिखाई देता है और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रम। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि ये कोई वस्तु ओ रखी हुई है, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, कहाँ पर बनेगा, और उसके लिए किरण आरेख भी बनानी है। पहले देखिए, हम प्रतिबिंब को बना लेते हैं, उसके बाद किरण आरेख को बनाते हैं। अगर हम पहले किरण आरेख को बनाएंगे तो हमें प्रतिबिंब बनाने में कुछ दिक्कत होगी, इसलिए देखिए पहले प्रतिबिंब हमें कैसे बनाएंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि वस्तु जितनी दूर दर्पण से होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी हमारा बनेगा। मान लिया ये दूरी हमारी कुछ थी, मान लिया ये दूरी x थी, तो x दूरी पर हमने एक लाइन खींच ली, इस लाइन पर, और इस लाइन पर हमारा प्रतिबिंब कहीं पर भी हो सकता है। दूसरी बात हमने आपको बताया कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को जो रेखा जोड़ेगी
वह हमेशा दर्पण पर लंबवत होगी, इसलिए हम इससे एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। हमारी रेखा इस लाइन को जिस बिंदु पर कट करेगी उस बिंदु पर O का प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर ये हमारा O का प्रतिबिंब बन गया। अब हम देखो किरण आरेख किस प्रकार खींचेंगे। हम O से दो निकलती हुई किरण लेंगे, एक ऐसे ये किरण निकली तथा एक ये किरण। इस प्रकार से दोनों किरणें परावर्तित हो गई। परावर्तित किस प्रकार हो गई, हमारी ये किरण इस प्रकार आई, इस बिंदु पर हमने अभिलंब खींचा, इसका आपतन कोण I था। अगर I 30 डिग्री था तो परावर्तन कोण 30 बनाते हुए यह किरण निकल गई। अगर इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमारे प्रतिबिंब पर मिल जाती हैं। यहीं पर O का प्रतिबिंब O डैश बन जाता है। हमारा दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, यह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब देखो हम कैसे बनाएंगे। पहले हम इससे एक लंबवत रेखा खींच देते हैं ऐसे। अगर यह दूरी x मान ले हम, तो दर्पण से x दूरी पर O का प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर। तीसरा न्यूमेरिकल हमारा देखिए, इसका पहले हम रे डायग्राम बना लेते हैं। एक किरण इस प्रकार आई और परावर्तित होकर निकल गई इस प्रकार, तथा दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार आई और परावर्तित होकर निकल गई। इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमें इस O का O डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यह हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। अब कोई कहेगा इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। कोई कहेगा कि समतल दर्पण अधूरा है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम साइड से अगर खड़े होकर देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है, इस साइड की अंदर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहले तो इस पर एक दर्पण को हम हल्का सा बढ़ा लेते हैं इस प्रकार हमने बढ़ा लिया। इस पर हम एक लंब खींच देते हैं O से होता हुआ। अगर ये दूरी हमारी मान लिया Y है तो इस दर्पण से हमारी Y दूरी पर इस O का प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर O डैश। इसके लिए हम किरण आरेख किस प्रकार खींचेंगे। देखिए, O से निकलती हुई दो प्रकाश किरणें लेंगे, एक परावर्तित होकर इस प्रकार चली गई, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पर मिलती जाके, और दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार लेते हैं और वो भी परावर्तित होकर निकल जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब O डैश प्राप्त होता है। O से इस बिंदु P की दूरी तथा O डैश P की दूरी दोनों बराबर होंगी और जो ये कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दो समतल दर्पण हैं जो कि 90 डिग्री के कोण पर जुड़े हुए हैं। ये जो कोण है 90 डिग्री दिया गया है, मतलब कि राइट एंगल। अगर और इसमें ज्ञात क्या करना है, इस O के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अगर किसी को आता है तो वो आंसर को कमेंट करे। देखिए, इसके कितने प्रतिबिंब होंगे। पहला प्रतिबिंब हम निकालेंगे, एक O का प्रतिबिंब इस दर्पण द्वारा बनेगा जिसे हम I1 कहेंगे। I1 कितनी दूरी पर बनेगा। अगर वस्तु हमारी दर्पण से x दूरी पर है तो हमारा जो प्रतिबिंब I1 बनेगा वो भी हमारा x दूरी पर होगा। एक प्रतिबिंब हमारा इस दर्पण के द्वारा बनेगा। अगर हमारी वस्तु दर्पण से x दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी हमारी x दूरी पर बनेगा, यहाँ पर I2। यह रहा हमारा दूसरा प्रतिबिंब। ये जो दूरी होगी x होगी। अब हमारा जो तीसरा प्रतिबिंब होगा, इसके 3 प्रतिबिंब बनेंगे कुल। जो हमारा ये 3 कैसे बनेंगे इसको हम आपको बताएंगे कैसे बनते हैं ये 3 प्रतिबिंब। देखिए, इसका जो तीसरा प्रतिबिंब होगा यहाँ पर बनेगा। वो कैसे बनेगा अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर I3। इन दोनों दर्पणों को हम आगे बढ़ा लेते हैं। इन दोनों दर्पणों को हमने आगे बढ़ाया। अब जो हमारा प्रतिबिंब I1 है, इसके इस दर्पण के लिए एक वर्चुअल मतलब कि आभासी वस्तु का काम करेगा, और इस I1 का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर I3 प्राप्त होगा। यहाँ पर यह दूरी कितनी थी, यह दूरी x थी, तो यह दूरी भी हमारी x होगी। अगर वस्तु की दूरी दर्पण से x है तो प्रतिबिंब की दूरी भी x होगी, यह भी x हो गई। और अब ये जो I2 प्रतिबिंब है इस दर्पण के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा।
माना कि ये जो दूरी है x है, तो यहाँ से भी x दूरी पर यही I3 पर दो प्रतिबिंब, मतलब कि एक के ऊपर एक प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब ओवरलैप कर गए, इसलिए हमारे इसके लिए 3 प्रतिबिंब बने। कुल प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी 3 प्रतिबिंब। अगर आप कोई किरण आरेख इनका बनाना चाहे तो देखो कैसे बनाएगा। सबसे पहले हमारे वस्तु से इस प्रतिबिंब के लिए 2 प्रकाश किरणें निकलेंगी। देखिए, एक प्रकार इस प्रकार गई, ऐसे चली गई परावर्तित होकर। हमारी दूसरी प्रकाश किरण इस दिशा में टकराई और वापसी चली गई परावर्तित होकर। इन दोनों किरणों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पर इस प्रकार से। इसी प्रकार ये प्रतिबिंब भी हमारा बन जाएगा। देखिए, ये एक प्रकाश किरण आई और परावर्तित होकर इस दिशा में चली गई। ये प्रकाश किरण आई, परावर्तित होकर इस दिशा में चली गई। इन दोनों किरणों को हम पीछे मिला देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से मिला देंगे तो हमें O का I2 प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब हमें किरण आरेख बनाना है इस I3 प्रतिबिंब के लिए। तो देखिए, इसके लिए हम रेड मार्कर का यूज करते हैं। हमने एक प्रकाश किरण ली जो कि इस दर्पण पर आपतित हुई इस प्रकार से। अब यह प्रकाश किरण परावर्तित होकर इस दिशा में चली जाएगी ऐसे, और यहां से भी परावर्तित होगी इस प्रकार से। इन दोनों बिंदुओं को हम पीछे बढ़ा देते हैं तो हमें I3 प्राप्त हो जाता है, I3 प्रतिबिंब। अगर कोई चाहे तो पहले इस दर्पण पर किरण आपतित कर सकता है ऐसे, फिर वो किरण इस प्रकार से परावर्तित होकर चली जाएगी तथा ये इस दिशा में परावर्तित होकर चली जाएगी, और इन दोनों अगर हम पीछे मिला देते हैं तो ये हम I3 प्रतिबिंब ही देंगे। बनने चाहिए 4 प्रतिबिंब, लेकिन कुल 3 प्रतिबिंब बनेंगे क्योंकि यहां पर I3 पर 2 प्रतिबिंब ओवरलैप कर रहे हैं। अब किसी को यह समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम देखो आपको एक सार्टिक बताते हैं। हमारे पास एक सूत्र होता है 360/θ -1, इससे हमें प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा ये एंगल होता है, ये एंगल हमारे पास कितना था? 90 डिग्री। अगर यहाँ पर हम 90 डिग्री रख देते हैं, देखिए 360/90 -1, 1 0 से 1 0 कटा, आ गया 36/9 -1, नचोक 36, 4 आ गए, 4 -1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन हमारा दशमलव में आता है, ये जो मान है अगर दशमलव में आएगा तो दशमलव के पहले वाली संख्या ही हमारे प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। अगर ये कोण हमारा अधिक कोण हो जाता है, मतलब कि 90 से जाता, तो ये हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा। फिर हम इसी प्रकार से उसके प्रतिबिंबों की संख्या बताएंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, ये रहा हमारा लास्ट न्यूमेरिकल। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो उसको आप कमेंट कीजिए, हम उसको आप अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।